हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके सामने हम बिलियन चैप्टर का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। और ये टॉपिक आपके सामने रखा हुआ है रिवीजन के दृष्टिकोण से। और इसमें जो मैटर रखा गया है वो दो तरीके से मैटर रखा गया है। एक तो हेनरी का नियम, और एक जो है हेनरी का नियम और मूल प्रभाज के बीच का जो संबंध है उसके सापेक्ष हम लोगों ने ये डिस्कस करना है। तो हेनरी का नियम, बच्चे आप सभी लोगों को ध्यान क्या रखना है कि हेनरी का नियम और किसी विलायक में गैस की विलेयता, इन दोनों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। कि हेनरी का नियम, गैस किसी विलायक में अगर विलेय होती है तो उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। क्या हेनरी के नियम के आधार पर हम विभिन्न गैसों की विलायक में, विलायक को अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो जल मान लें, तो गैसों की जल में विलेयता। लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर एक यूनिवर्सल की बात करेंगे जिसमें हम लोग विलायक शब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चे, जब हेनरी का नियम आ जाए तो माइंड में पहले क्या सेटअप बनाओगे आप ये सेटअप बनाओगे, हेनरी के नियम के स्पष्टीकरण के दौरान, इसके प्रायोगिक सत्यापन के दौरान आपको सदैव स्थिर रखना है और दाब को परिवर्तित करना है। आपको स्थिर रखते हुए दाब को परिवर्तित करते हुए हम लोगों को चलना है। उसके आधार पर हम सभी लोग गैस की विलायक में विलेयता का निर्धारण कर सकते हैं। अब यह नियम एक समरी के रूप में क्या कहता है, तो सिंपल सी बात याद रखना बच्चे कि किसी विलायक में गैस की विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के समानुपाती होता है। इस बात को ध्यान रखना है आप कि गैस का दाब अधिक होगा तो वह गैस विलायक में अधिक विलेय होगी। गैस का दाब कम होगा तो वह गैस विलायक में कम विलेय होगी। इसी बात को हम लोग यहां पर स्पष्ट करने के लिए आए हुए हैं। आपके सामने ये टॉपिक रखा हुआ है, इसको इसी तरीके से अगर आप सभी लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करोगे आराम से कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन आपके द्वारा किया जा सकता है। क्या लिखा है इस नियम के अनुसार, बच्चे यहां ध्यान देना, क्या कंडीशन क्या है, परिस्थितियां क्या है। हेनरी के नियम का व्याख्या करते समय आपको क्या कंडीशन अप्लाई करना है वो मैटर ध्यान देना है आपको। ठीक है, कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में, विलायक कोई भी हो, किसी विलायक में गैस की मात्रा, या किसी विलायक में इसमें जोड़ सकते हो किसी विलायक में विलेय, घुलनशील, घुलित, किसी विलायक में घुलित लिख सकते हो, घुलित गैस की मात्रा, गैस की मात्रा गैस के उस दाब के समानुपाती होता है जिसके साथ गैस साम्यावस्था में होती है। यानी गैस और उसका दाब आपस में क्या होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं। उसी साम्यावस्था पर गैस की कितनी मात्रा विलेय होती है, घुलित होती है विलायक में, उसी बात को यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुलित गैस की मात्रा गैस के उस दाब के समानुपाती होता है जिसके साथ गैस साम्यावस्था में होती है। इसका मतलब बच्चे कि अगर गैस का दाब अधिक होगा, गैस का दाब अधिक होगा तो बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब गैस घुल गई तो उस पर्टिकुलर दाब पर गैस की घुलित मात्रा तो स्थिर हो गई। अब इसका मतलब जो गैस का विलायक के सतह पर जो दाब है वह गैस की मात्रा के समानुपाती हो गया। उस पर निर्भर कर उसी साम्यावस्था में है वो।
तो क्या बात यहां कर रहा है? तो उस गैस के दाब के समानुपाती होता है जिसके साथ गैस साम्यावस्था में होती है। समरी क्या है कि घुलित मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब उसको हमने यहां पर लिखा। अब यहां पर यदि यम गैस का विलायक में घुलित मात्रा पी दाब पर है, दाब हमने मान लिया पी, और गैस का जो घुलित मात्रा है वो कितना है? एम है। तो हेनरी साहब के अनुसार क्या हो जाएगा? ये एम प्रोपोर्शनल टू पी, यानी एम बराबर आपका हो जाएगा के पी। और के क्या है? यहाँ पर एक स्थिरांक है जिसे हम सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहां पर एक स्थिरांक है जिसका मान, यानी इस के का मान, बहुत सिंपल लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल चीज आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। इस के का मान इस पर निर्भर कर रहा है, गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है ये के का मान। लेकिन याद रखिएगा बच्चे, यह जो के है वह हेनरी स्थिरांक नहीं है। कभी कभी मैं देख रहा था कुछ लोग जो है इसको सीधे हेनरी स्थिरांक बोल देते हैं। यह हेनरी स्थिरांक नहीं है, ठीक है ना। तो अब फिर से एक बार दिमाग में समराइज वे में रख लीजिए, उसके बाद आप तो इसको याद कर लोगे कि स्थिर ताप पर किसी गैस का किसी विलायक में घुलित मात्रा उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। यहां देखिए हमने उसको ग्राफ के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बच्चे थोड़ा ध्यान देना यहां पर। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जो आपके पास फार्मूला है क्या है? ये m इज इक्वल टू आपका kp है, ठीक है ना। ध्यान देना, y इज इक्वल टू एम एक्स आपका प्लस सी के रूप में इसको कंपेयर करो। यहां क्या लिख दो आप? 0 लिख दो। समीकरण आपका सीधी रेखा का समीकरण हो गया ये, ठीक है। ये सीधी रेखा का समीकरण हो गया। सी की जगह क्या है? यहां पर 0 है, जो कि अंतःखंड बोलते हैं, सी को अंतःखंड बोलते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं इसको। इंटरसेप्ट का मान क्या हो गया? 0 हो गया। इंटरसेप्ट का मान 0 होने का मतलब हो गया कि आपका जो ग्राफ होगा, जो चलेगी लाइन, सीधी लाइन चलेगी, वह किसी एक्सिस को काटेगी नहीं, बल्कि दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां काट रहे हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, उस ओरिजिन से पास होगी, मूल बिंदु से होकर के जाएगी। तो यानी जब एम तथा पी के बीच हम ग्राफ, यानी गैस की घुलित मात्रा और उसके दाब के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं, तो मूल बिंदु से होती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका स्लोप, इसकी प्रवणता किसके बराबर है? वह के बराबर होता है। और इसी हेनरी के नियम पर आधारित है बच्चे कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड का घुलना। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड का घुलना इसी हेनरी के नियम के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलित होती है, और आप जब बॉटल को ओपन करते हो तो आपका बहुत तेज आवाज के साथ वो बॉटल का ढक्कन खुलता है, तो उसमें क्या होता है, जो गैस होती है, जो दाब डाल रही है, वो वहां से गैस बाहर तरफ निकलने का प्रयास करती है, और बाहर निकलती भी है जब बॉटल का ढक्कन आप खोल देते हो। इस तरीके से हेनरी के नियम को आप यहाँ स्पष्ट कर सकते हो कि हेनरी का नियम हम लोगों को कहना क्या चाहता है। बच्चे मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, हेनरी का ये पार्ट आ गया। इतना भी अगर आप लिखते हो तो भी आपके लिए नंबर मिलेगा, लेकिन फुल नंबर नहीं मिलना है आपको। अब आगे देखिए, आगे कहानी क्या कह रहा है कि मूल प्रभाज के रूप में हेनरी का नियम, यानी हेनरी का जो नियम है। अब देखिए कभी कभी क्या करता है कि हेनरी का नियम लिखिए तथा इसकी उपयोगिताएं बताइए। कोल्ड ड्रिंक में गैस का घुलना, ठीक है, और उसके बाद जल में, ठीक है, जल में नाइट्रोजन का, जल में ऑक्सीजन का, जल में हीलियम का, नोबल गैस का, ये विलेयता भी हम निकाल सकते हैं। और जल में याद रखिएगा सबसे अधिक जो 3 नाम मैंने लिया, सबसे अधिक ऑक्सीजन घुलनशील होती है, फिर नाइट्रोजन घुलनशील होती है, और सबसे कम हीलियम की घुलनशीलता होती है इन तीनों गैस में, ठीक है ना। तो बच्चे अब जरा देखिए यहां पर क्या है कि हेनरी का जो नियम है
उसका मूल प्रभाज से क्या संबंध है, मूल प्रभाज से उसकी संबंधता क्या है। और जरा देखते हैं हम लोग, इसको स्पष्ट करना हम लोगों को। हमने माना एक जो है एक काल्पनिक या एक थीम बना लिया। हमने क्या मान लिया कि गैस का W2 मात्रा है जो कि विलायक के W1 मात्रा में घुलित है, इतना घुली हुई है। इसका मतलब W2 को कह सकते हैं गैस की विलेयता है। इसमें है वो आपका ये W1 ग्राम में ले लिया जाए। ठीक है, मात्रा है, द्रव्यमान की बात यहाँ चल रही है, तो द्रव्यमान ग्राम में हमें लेकर चलना, ठीक है ना, ग्राम में लेकर चले, क्योंकि मूल प्रभाव शब्द लगा हुआ है। जब मूल प्रभाव लग गया बच्चे ना, तो वहां पर मूल द्रव्यमान चाहिए, और मूल द्रव्यमान का मात्रा ग्राम पर मोल होता है। ये जो हमारा मात्रा है वो ग्राम में लेना है ना, ग्राम में ले लिया, ग्राम में ले लिया। चलो भाई, अब हेनरी का नियम लगा दो, हेनरी नियम लगाओ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, W2 प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा, यानी कि अब W2 प्रोपोर्शनल टू KP, जो ऊपर आपने डिस्कस किया अभी, ठीक है ना। अब ऐसे में अब आप जरा देखिए क्या कहा रहा, चूंकि हमें मूल प्रभाज की जरूरत होती है बच्चे, मूल प्रभाज हम पीछे पढ़ा चुके हैं, मूल प्रभाज में क्या क्या करना होता है, वो बातें मैंने आपको स्पष्ट कर रखा है। तो मेरे ख्याल से आपके बात दिमाग में बैठी होगी कि अब हमें अगर विलेय का, चूंकि मात्रा किसका निकाल रहे हैं, हम विलेय का निकाल रहे हैं, अगर विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय का मूल प्रभाज मेरे को चाहिए, और विलेय का मूल प्रभाज चाहिए तो विलेय के मूलों की संख्या चाहिए, विलायक के मूलों की संख्या चाहिए। तो विलेय के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या, वैसे होता क्या है, विलयन के मूलों की संख्या होती है बच्चे। लेकिन अगर विलयन आपका अणु है तो हम विलेय के मूलों की संख्या को विलायक के मूलों की संख्या से भाग दे देंगे, तो विलेय का मूल प्रभाज वो हो जाएगा अणु विलयन के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, W1 से भाग दे दिया इसको। तो W1 से भाग दे दिया तो कहानी क्या बन गई है, ये देखिए W2 बाई W1 और आपका K P अपान W1 हो गया। इसको मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया हुआ है, K अपान W1 क्या मान लिया मैंने, K प्राइम मान लिया हुआ है, और ये K प्राइम किसके जगह पर रखा मैंने, K अपान W1 के लिए रखा हुआ। हाँ, तो क्लियर हो गया होगा। तो आपको पता है द्रव्यमान बटे मूलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मूलर द्रव्यमान क्या होता है, ये मूलों की संख्या होती है। देख लें आप, ये हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर आपके सामने, ये N2 बाई N1 की बात मैंने कर लिया। N2 बाई N1 की बात कैसे कर लिया, क्योंकि इसको अब यहां थोड़ा मैं डायरेक्ट लिखा हूं, इसको ऐसे लिख लो आप अगर चाहो तो, W2 अपान M2, और ये हो जाएगा W1 अपान M1 बराबर K प्राइम आपका ये P। देखो ये, तो ये क्या हो गया, मूलों की संख्या, ये मूलों की संख्या हो गई। यानी कहने का मतलब कि हमने प्रत्येक के द्रव्यमान को उन्हीं के मूल द्रव्यमान से भाग दे दिया, तो उनका मूलों की संख्या ज्ञात हो गई हम लोगों के पास। अब ये देखिए हमारे पास ये आ गया, ये वैल्यू क्या हो गई, N2 हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, N1 हो गई, N2 बाई N1 आपका ही हो गया। N2 पान N1 गैस के अणु विलयन के लिए गैस का क्या है, मूल प्रभाज है। मैंने आपको बताया विलेय, विलेय मतलब यहाँ गैस है, विलायक, तो N2 क्या है, विलेय के यानी गैस का मूलों की संख्या, N1 क्या है, विलायक के मूलों की संख्या है, ठीक है बच्चे। तो अब आपके पास ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, Chi2 हो गई। Chi2 इज इक्वल टू आपका K1P। और इसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया। अब आप जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। आप तो डायरेक्ट याद करके लिख लोगे इसको, लेकिन थोड़ा सा अगर थीम बनाओगे, अगर डिटेल में जो क्वेश्चंस कभी कभी जो मेडिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधार पर चले हम लोग। यहाँ पर देखिए हमने इस Chi2 लिखा, अब इसको मैंने इस तरह से P इज इक्वल टू लिखा, क्या मिला, 1 अपान K प्राइम और आपका Chi2 हो गया, ठीक है बच्चे। ये P ध्यान समझिएगा, P आपका ये P इज इक्वल टू क्या, इसके जगह पर मैंने K डबल प्राइम लिखा हुआ है, ये Chi2। यहां पर क्या हुआ, इसका K डबल प्राइम की वैल्यू है KH, यानी P इज इक्वल टू KH Chi2 के रूप में मैंने लिखा हुआ है। मीनिंग समझा इसका, मीनिंग ये हुआ कि जो गैस का प्रेशर है, गैस का जो दाब है, ठीक है ना, सतह पर, वह उस गैस के मूल प्रभाव के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो गैस का दाब है सतह पर, इसके सतह पर जो आपने विलायक लिया, वो विलायक के सतह पर जो गैस का दाब है वह उस गैस के मूल प्रभाव के समानुपाती होता है। इंटरेस्टिंग बात ध्यान देना यहां पर बच्चे, इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये
विलेय का मूल प्रभाज सतह पर अधिक है, ध्यान समझिएगा, विलेय का मूल प्रभाज सतह पर अधिक है, तो क्या कहना चाह रहा है, वहां दाब भी क्या होगा, साफ साफ हो गया। क्या साफ साफ हो गया कि अगर के एच का मान बढ़ेगा, के एच का मान बढ़ेगा, ध्यान देना, के एच का मान बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, वो घटेगी, विलेयता घटेगी, अर्थात गैस कम घुलनशील होगी। इसलिए अगर 2-3 गैस दिया हुआ है, गैसों का हेनरी नियतांक दिया हुआ है, जिस गैस का हेनरी नियतांक का मान सबसे अधिक होगा वह गैस सबसे कम विलेय होगी, यानी हेनरी नियतांक का मान घटने के साथ साथ गैस की विलेयता क्या होती है, गैस की विलेयता क्या होती है, घटती है। तो ये हेनरी का नियम आपके सामने मैंने रखा, टॉपिक में हेनरी का नियम क्या है और हेनरी का नियम और मोल प्रभाज के रूप में भी हेनरी के नियम को आपके सामने कर दिया गया है। यहां पर भी देखिए, अगर P और X2 के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, P और X2 के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए यहां पर ये P हो जाएगा हमारा, यानी X2 यानी chi2, यानी ग्राफ क्या होगा, यहां से जाएगा जी, ये स्लोप इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चे, KH हो जाएगा। वहां और यहां में अंतर है, वहां M और P के बीच ग्राफ था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका P और टाई यानी मूल प्रभाज के बीच ग्राफ खींचा गया, विलेय का मूल प्रभाज, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सभी लोग हेनरी के नियम पर टिप्पणी लिख सकते हैं, और आप इस बार थोड़ा सा एश्योर हो सकते हो कि हेनरी का नियम आपको मिल सकता है टिप्पणी के रूप में, ठीक है। ओके बच्चे, ये रहा हेनरी के नियम को लेकर के, और इसके बाद ऐसे ही हम कम समय में एक एक टॉपिक का लेकर के वीडियो आपके सामने आ रहे हैं। अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे वह राउल्ट के नियम की बात पहले आपके सामने लेकर आएंगे, हम राउल्ट के नियम की बात करेंगे, फिर उसी के आधार पर हम आदर्श विलियन की बात आपके सामने रखेंगे।